हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हेमंत चौबे DIB यानी दृष्टि आइज एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का टॉपिक उठाया था, यूनिट उठाई थी। और उस यूनिट के अंतर्गत हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक, वो टॉपिक था भारत का विदेश व्यापार। और विदेश व्यापार से संबंधित हमने कई सारी अवधारणाएं और सिद्धांत देखे थे। मैंने आपको बताया था कि विदेश व्यापार से संबंधित कोई भी समसामयिक घटनाक्रम, करंट अफेयर या कुछ भी आप तभी समझ सकते हैं जबकि उसको लेकर के सारे जो कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं और सिद्धांत हैं, ये आपके क्लियर हों। और ये जो अवधारणाएं और सिद्धांत हैं जो विदेश व्यापार से जुड़े हुए हैं, ये आपको प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। आप सभी लोगों को जानकारी है कि प्रीलिम्स अब आगे बढ़ चुका है, तो अब ये समय है आपके पास कि आप मेंस की भी तैयारी कर लें जितना समय बचा हुआ है। तो ये जो टॉपिक है विदेश व्यापार, ये आप लोगों को जानकारी होगी कि ये प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। तो इसके पहले के जो 2 लेक्चर हैं जिसमें हमने अवधारणा और सिद्धांत पढ़े थे, उसी के क्रम में आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। जो लोग पहले के जो 2 लेक्चर्स हैं उनको नहीं देख पाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से आप वो दोनों लेक्चर्स देख सकते हैं। क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए पहले के 2 जो लेक्चर्स निकल गए हैं आप लोगों के, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उनको देख लीजिए। उसके बाद ये थर्ड लेक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड लेक्चर में। और यहां हम शुरुआत करेंगे। आज जो टॉपिक है हमारा वो है भारत में विदेशी निवेश। देखिए, नाम आ रहा है विदेशी निवेश। इसके पहले हम देख लेते हैं आखिर निवेश। निवेश को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सरल भाषा में यदि आपको मैं समझाऊं तो भविष्य में किसी लाभ को ध्यान में रखते हुए पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट कहलाता है, यानी निवेश कहलाता है। और लाभ अर्जन के लिए, प्रॉफिट गेन के लिए उस पैसे को निकाल लेना क्या कहलाएगा? विनिवेश, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत में भूमि और गोल्ड, इन दोनों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि जब भी हमारे घरों में, जो कई बार ऐसा होता है कि पैसा आ जाता है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। तो गोल्ड खरीदना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जब उस गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है या कभी आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे कोविड में लोगों को बहुत आवश्यकता पड़ी गोल्ड की, पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो उस समय क्या किया गया, गोल्ड को बेचा और पैसा वापस ले लिया। तो गोल्ड को खरीदना क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट करना। और गोल्ड को जब हम बेच देते हैं तो एक तरीके से बोल दिया जाए तो वो डिसइन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। सिमिलर कंडीशन जमीन के साथ होती है कि जब थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो क्या कर दिया जाता है कि हम भूमि खरीद लेते हैं। और भूमि खरीदने के बाद जब भूमि खरीदी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जब उसे बेच करके पैसा निकाल लिया जाता है तो उसे क्या बोल सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। सिमिलर कंडीशन किस में होती है? शेयर मार्केट में होती है। शेयर को जब खरीदा जाता है, किसी भी कंपनी का जो शेयर है जब उसे खरीदा जाता है तो उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। जो शेयर खरीदने वाला होता है उसे परचेजर ना बोलते हुए क्या बोला जाता है, इन्वेस्टर बोला जाता है। अब यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, विदेशी निवेश। इसका अर्थ यह है, यदि भारत और भारत के अलावा शेष विश्व, क्या बोलेंगे, विश्व के जितने भी देश हैं उनको हम क्या बोले, शेष विश्व। यदि विश्व के बाकी के देश भारत में किसी भी प्रकार से जो निवेश करते हैं यानी पैसा लगाते हैं, तो वो जो निवेश है वो निवेश क्या कहलाता है, विदेशी निवेश कहलाएगा। अब
ये जो विदेशी निवेश है ये दो प्रकार से हो सकता है। इस तरीके से प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा कैसा हो सकता है अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो निवेश करना, अब निवेश कौन करेगा? निवेश विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति कर सकता है या कोई कंपनी कर सकती है, यानी कोई फर्म कर सकती है। कहाँ करेंगे? वो भारत की किसी कंपनी में या फर्म में निवेश करेंगे, यानी कि पैसा लगाएंगे। चलिए, दो तरीके का मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताया अभी। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसको बोलते हैं एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी अप्रत्यक्ष निवेश है, हालांकि अप्रत्यक्ष निवेश शब्द नहीं आता है, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष है तो इसलिए अप्रत्यक्ष बता रहा हूं मैं आपको। तो जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, या आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट की जो दूसरी कैटेगरी होती है वो दो तरीके से होती है। एक कहलाता है एफपीआई, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है ना। इसी की ही दूसरी एक सब कैटेगरी होती है और वो होती है एफआईआई, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो अल्टीमेटली विदेश से कोई भी व्यक्ति या कंपनी भारत में जब निवेश करते हैं तो दो तरीके की कैटेगरी में करते हैं। एक कैटेगरी किसकी होती है? एफडीआई की होती है, और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो एफपीआई या एफआईआई की होती है। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत होती है एफडीआई की। एफडीआई को लेकर के आपसे मेंस में इसकी डेफिनेशन पूछने में आ सकती है कि आखिर एफडीआई किसे कहते हैं, वहां आपको समझाना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए एफडीआई के लिए हम बात करें तो कोई भी विदेशी व्यक्ति या विदेशी फर्म भारत में जब निवेश करती है तो वो निवेश कम से कम किसी भी कंपनी में इस तरीके से होना चाहिए कि उस कंपनी के 10% से ज्यादा जो वोटिंग शेयर्स होते हैं वो यदि कंपनी परचेज कर लेती है तो वो एफडीआई माना जाता है। जैसे सपोज भारत की कोई कंपनी है ए, और यहां हमने बोला यूएस की कोई कंपनी है बी, और बी कंपनी ए कंपनी के शेयर्स खरीदती है, और ये जब 10% से ज्यादा शेयर खरीद लेगी तो ये बोला जाएगा कि उसने एफडीआई किया है। कहां पर? भारत की ए कंपनी में। किसने किया है? यूएस की बी कंपनी ने भारत की ए कंपनी में एफडीआई किया है, क्योंकि एफडीआई के लिए 10% से ज्यादा वोटिंग शेयर्स का इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, या वो शेयर्स खरीदने जरूरी है। देखिए शब्द आ रहा है वोटिंग शेयर। जब शेयर परचेज करते हैं तो वोटिंग राइट्स मिल जाता है, और जिस किसी भी कंपनी के आप शेयर खरीदेंगे तो वहां वोटिंग राइट कहीं ना कहीं मिलता है। 10% से ज्यादा खरीद लेंगे तो वो जो कंपनी है, जैसे सपोज हम बी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ए कंपनी की जब भी एनुअल मीटिंग होती है तो बी कंपनी कहीं ना कहीं इनको सलाह देगी, उनका जो मैनेजमेंट है उसमें भी इंटरफियर कर सकती है वो। तो ये एफडीआई यानी कम से कम 10%, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि एफडीआई के लिए कम से कम कितने परसेंट की शेयर में इन्वेस्ट होना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा 10% से ज्यादा के शेयर्स पर आपका मालिकाना हक होना चाहिए। एफडीआई करने के तरीके क्या क्या हैं, यानी भारत में कोई भी विदेश की कंपनी है वो एफडीआई करती है तो कितने तरीकों से कर सकती है। चलिए, एक तरीका है ग्रीनफील्ड। अब देखिए जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होता है इसमें जो बाहर की कंपनी है, सपोज यूएस की कोई कंपनी है और वो भारत आती है, ग्रीनफील्ड निवेश करती है। सपोज हम बात करें कोका कोला की, ठीक है ना, कोका कोला पेप्सिको कोई भी कंपनी है, ये भारत आए, इन्होंने क्या किया, अपना एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई,
जो रिक्वायरमेंट्स था, यानी कि जो इनके कर्मचारी थे उनको हायर किया इन्होंने, ठीक है ना, बड़े बड़े अपने ऑफिस यहाँ पे इस्टेब्लिश किए और उसके बाद काम शुरू कर दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो कोका कोला है या पेप्सिको है, उसने क्या किया, अपनी एक सहायक कंपनी के रूप में भारत में निवेश किया और नए सिरे से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करते हुए काम शुरू किया। ये जो निवेश कहलाता है, ये निवेश क्या कहलाता है, ग्रीनफील्ड निवेश, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनीज ये सब करती हैं, जो विदेश की ज्यादातर कंपनीज भारत में आई हैं, उन्होंने ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट किया है। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को पहचानने का तरीका क्या है कि नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाएगा और उसके बाद कंपनी काम आगे बढ़ाएगी। चलिए, दूसरा तरीका क्या है, ब्राउन फील्ड। अब देखिए, ब्राउन फील्ड में ग्रीन फील्ड के जस्ट अपोजिट होता है और इसमें बाहर से आने वाली जो कंपनी होती है वो नए सिरे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, पहले से ही कोई कंपनी जो भारत की है उसी सेक्टर में काम कर रही है, जिस कंपनी में यूएस की कंपनी या बाहर की कोई कंपनी निवेश करना चाहती है, उसी फील्ड में भारत की कोई यदि कंपनी मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, उसी में कंपनी में निवेश कर देते हैं और उस कंपनी का अधिग्रहण भी कर सकते हैं वो, या विलय भी कर सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है, ये क्या कहलाता है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देके बताऊं, भारत में टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स। अभी आपको जानकारी होगी कुछ समय पहले टाटा मोटर्स ने जगुआर, जो यूके बेस्ड एक कार है, कंपनी थी, वो जगुआर कार बनाती है। तो टाटा मोटर्स ने जगुआर को, जगुआर का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अधिग्रहित कर लिया, यानी जगुआर कार अब कौन बनाएगा, अब टाटा मोटर्स बनाएगी। तो ये देखिए ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो जगुआर की कंपनी है वो पहले से ही अवेलेबल थी यूके में, टाटा ने जाकर के क्या किया, उसको अधिग्रहित कर लिया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ब्राउन फील्ड। तीसरा, विलय और अधिग्रहण, ये ब्राउन फील्ड का ही एक टाइप है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टाटा ने क्या कर लिया, जगुआर का अधिग्रहण कर लिया, या कोई कंपनी आ सकती है तो भारत की किसी कंपनी को स्वयं में विलय कर सकती है, तो उसी के नाम से चलेगी वो कंपनी। तो विलय और अधिग्रहण भी क्या है, एक एफडीआई करने का तरीका है। निजीकरण, निजीकरण से मतलब ये हो जाता है कि भारत की कोई कंपनी है और उसका निजीकरण कर दिया गया, और निजीकरण इस रूप में किया गया कि जो विदेश की कंपनी है उस विदेश की कंपनी ने उसमें ज्यादा शेयर खरीद लिए हैं और वो विदेश की कंपनी का स्वामित्व अब उसके ऊपर हो चुका है। तो ये भी एक एफडीआई का तरीका है। रणनीतिक गठबंधन, अब देखिए रणनीतिक गठबंधन से मतलब ये है कि भारत की कोई कंपनी है और उस कंपनी में विदेश की कोई कंपनी है और वो क्या प्रोवाइड करा रही है, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी या किसी भी और तरीके से कोई तकनीकी सहायता या कोई रणनीतिक सहायता जो नॉलेज पर बेस हो सकती है वो प्रोवाइड करा रही है, और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसमें निवेश कर दिया, तो वो क्या कहलाता है, रणनीतिक गठबंधन कहलाता है। ज्यादातर ये कैसे होते हैं, टेक्नोलॉजी पर बेस होते हैं। ये भी एक एफडीआई करने का तरीका है। संयुक्त उद्यम, संयुक्त उद्यम से मतलब ये हो जाता है कि विदेश की कोई कंपनी है, उसने भारत की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और दोनों लोगों ने मिलकर के काम आगे बढ़ाया। जैसे बहुत पहले आपको मालूम होगा कि जो हीरो होंडा था, ठीक है ना, आज तो नहीं है, दोनों अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन बहुत पहले क्या था, हीरो होंडा था इस प्रकार से। तो वो कैसा था, संयुक्त उद्यम। तो ये इतने सारे तरीके हैं, क्या तरीके हैं ये है एफडीआई करने के तरीके हैं। यहां से आपसे प्री और मेंस दोनों के प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफडीआई के प्रकार, ठीक है, तो एफडीआई के प्रकार क्या क्या होते हैं, इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एफडीआई करने का तरीका क्या होता है। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं एफडीआई के
टाइप्स क्या हैं, यानी कि प्रकार क्या क्या हैं। एक प्रकार है इसका हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज। इसका मतलब यह है कि कोई भी कंपनी जो बाहर की कंपनी है, सपोज यूएस की कोई कंपनी है और एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, और भारत की ये किसी कंपनी में निवेश करती है, और वो भी कंपनी क्या है, कपड़ा निर्माता ही कंपनी है, तो ये कैसा कहलाएगा, क्षैतिज एफडीआई, यानी जिसमें वो है, जो कंपनी एफडीआई कर रही है वो उसी कंपनी में एफडीआई कर रही है, दोनों का जो प्रोडक्शन है वो कैसा है, सिमिलर है। या ये भी हो सकता है कि यूएस की कोई कंपनी या जर्मनी की कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है और उसने भारत की किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में एफडीआई कर दिया, तो दोनों कंपनी कैसी हो गई, ऑटोमोबाइल। चलिए दूसरी बात करते हैं, वर्टिकल यानी कि लंबवत। अब देखिए इसमें जो कंपनी है, बाहर की कंपनी जब ये निवेश करती है तो देखिए एक सप्लाई चेन होती है, ठीक है ना। जब कोई प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन की एक सप्लाई चेन होती है, जैसे कि सबसे ऊपर क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, फिर फिनिश्ड गुड्स होता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, उसकी मार्केटिंग आ जाती है, तो ऐसे कई सारी चीजों से मिलकर क्या बनता है, सप्लाई चेन बनती है। तो लंबवत एफडीआई तब होता है जब वो सप्लाई चेन में या तो ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। जैसे सपोज मैकडोनल्ड कंपनी है और मैकडोनल्ड कंपनी भारत में आती है और भारत में आकर के वो किसी ऐसी कंपनी में एफडीआई कर देती है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। जैसे मैकडोनल्ड वाले बर्गर बनाते हैं तो उसमें जो बर्गर का जो बेस रहता है, पाव वगैरह बोल सकते हैं, या मसाले या कुछ भी वट वो कुछ सॉस हो सकता है, कुछ भी इस टाइप की जो कंपनीज हैं, यदि मैकडोनल्ड भारत की किसी ऐसी कंपनी में निवेश कर देती है तो वह कैसा कहलाएगा, वो वर्टिकल कहलाएगा, यानी लंबवत कहलाएगा, क्योंकि फूड चेन में या तो ऊपर है या नीचे है। या कोई कंपनी सपोज के साउथ अफ्रीका, जहां पे डायमंड बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, और साउथ अफ्रीका की किसी कंपनी ने आकर के यूएस में किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो कंपनी भी डायमंड के ही बिजनेस में है लेकिन मार्केटिंग के बिजनेस में है, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका की जो कंपनी है वो डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन यूएस की जो कंपनी है वो डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, उसकी मार्केटिंग करती है। तो साउथ अफ्रीका की कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है, जब यूएस की किसी मार्केटिंग वाली कंपनी में निवेश करती है तो वो क्या कहलाता है, लंबवत, क्योंकि वो सप्लाई चेन में नीचे आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट जो इन्वेस्टमेंट होता है ये बिल्कुल ही अलग होता है। एक कंपनी सपोज यूएस की कोई कंपनी है कपड़ा बनाने वाली, ठीक है ना, सपोज हम लिया लिवाइस की बात करें, कपड़ा बनाने वाली कंपनीज हैं ये लोग, और इन्होंने भारत में आकर के टाटा मोटर्स में निवेश कर दिया। क्या कर दिया, टाटा मोटर्स में निवेश कर दिया। टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल की कंपनी है। तो इस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या कहलाता है, वो कॉन्ग्लोमरेट कहलाता है, यानी इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी का प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है, लेकिन उसने जिसमें एफडीआई किया वो क्या है, बिल्कुल ही अलग है। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म। अब देखिए प्लेटफॉर्म से मतलब ये हो जाता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का केवल एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा लेना। जैसे वियतनाम वगैरह हो गया, ठीक है ना, थाईलैंड वगैरह होगा, यहाँ पर आपने देखा होगा तो कई सारी कंपनीज हैं, जैसे एडिडास है, आपका प्यूमा है, शू मैन्युफैक्चरिंग कई सारी कंपनी है, नाइके है। ये लोग क्या करते हैं, ये आपका वियतनाम वगैरह में शूज बनवाते हैं, लेकिन उसको बेचते नहीं है वहां पर। बेचेंगे कहां पर, वो यूएस वगैरह में बेचेंगे और दूसरी जगह बेचेंगे। तो वहां जो एफडीआई किया जा रहा है वो जस्ट एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जा रहा है, किस चीज का, शू मैन्युफैक्चरिंग का। तो वो वहां पे एफडीआई कर देते हैं, वहां पे शूज बनवाते हैं, लेकिन उस शूज की सप्लाई वो वियतनाम और उस जगह नहीं करेंगे, यूएस में करेंगे, यूरोप में करेंगे,
इधर उधर करते रहेंगे। तो इस टाइप का जो एफडीआई है वो क्या कहलाता है, प्लेटफॉर्म एफडीआई। तो ये टोटल एफडीआई के क्या हो जाएंगे, प्रकार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, एफडीआई के रूट, ठीक है ना, यानी भारत में जब बाहर से या विदेश से जब एफडीआई आएगा तो कितने मार्ग हैं, तो दो ही टाइप के मार्ग हैं, उसको रूट्स के नाम से हम जाते हैं, एफडीआई रूट्स के नाम से। एक है स्वचालित मार्ग और दूसरा क्या हो जाता है, सरकारी मार्ग, ठीक है। अब देखिए स्वचालित मार्ग से मतलब यह है कि बाहर की कोई कंपनी जो एफडीआई कर रही है हमारे देश में, उसको एफडीआई करने के पहले अनुमति की आवश्यकता नहीं है। किसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ना तो आरबीआई की या भारत सरकार के किसी भी सरकारी संस्थान की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो ये मार्ग, ये रूट कहलाता है ऑटोमेटिक रूट, स्वचालित मार्ग। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, सरकारी मार्ग, गवर्नमेंटल रूट। इसका अर्थ यह है कि बाहर से जब कोई कंपनी आएगी और हमारे देश में जब एफडीआई करेगी तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी, भारत सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, वित्त मंत्रालय की, या एफआईपीबी। एफआईपीबी मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इनकी अनुमति लेने की आवश्यकता यदि पड़ती है तो वो रूट कैसा कहलाता है, गवर्नमेंट रूट। अब एफडीआई के लिए कौन सा रूट स्वचालित रहेगा, कौन सा रूट सरकारी रहेगा, ये डिसाइड करने का काम भारत सरकार का है, विदेश मंत्रालय का है, ठीक है। तो ये अपने आप डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस कमोडिटी को स्वचालित यानी ऑटोमेटिक रूट में रखा जाए और किस कमोडिटी को कहाँ रखा जाए, गवर्नमेंटल रूट में रखा जाए, ठीक। तो ये एफडीआई करने के मार्ग हैं, रूट्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो दोनों रूट हैं एफडीआई करने के, उसमें कितनी कैटेगरीज हैं, यानी कि गवर्नमेंटल रूट और ऑटोमेटिक रूट। उसमें जब बाहर से कोई कंपनी दोनों ही रूट से आ जाए, किसी भी रूट से आ जाए, तो कितनी कैटेगरी में एफडीआई को बांटा गया है। तो देखिए 3 कैटेगरी में एफडीआई को बांटा गया है। क्या, एक तो ऐसा है कि जो स्वचालित मार्ग है यानी कि ऑटोमेटिक रूट है, उस स्वचालित मार्ग से, पहली कैटेगरी क्या है, स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई, ठीक है ना। क्या है, स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई। इसमें क्या है, हवाई अड्डे, और ये हवाई अड्डे कौन से हैं, ये ग्रीन फील्ड वाले, मतलब बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि अकेले हवाई अड्डे उसमें ग्रीन फील्ड वाला, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, कौन सा एग्जांपल है वो, कि ग्रीन फील्ड में जब हवाई अड्डे आते हैं वो किस में है, वो स्वचालित मार्ग में आते हैं। कौन सा, स्वचालित मार्ग द्वारा 100% एफडीआई जहां जहां है वो एक कैटेगरी हो गई। दूसरी बात करें हम सरकारी मार्ग द्वारा अनुमोदित, कैसा एफडीआई, अप टू 100%। ये एफडीआई कैसा है, यह है अप टू 100%, यानी कि 100% तक हो सकता है। पहला वाला क्या था, 100% था, यह 100% तक का है, ठीक है। जैसे कि मल्टी ब्रांड रिटेल, मल्टी ब्रांड रिटेल जैसे कि आपने मल्टी ब्रांड, जैसे कि डीमार्ट है, डीमार्ट पे कभी आप लोग सामान लेने गए होंगे, या रिलायंस फ्रेश है, ये सब क्या है, मल्टी ब्रांड रिटेल की कैटेगरी में आते हैं। तो वहां 51% तक का है। तो ये कौन सा रूट हो गया, ये कौन सी कैटेगरी आ जाती है, सरकारी मार्ग द्वारा है, लेकिन कैसा है, 100% तक, ठीक। तीसरी कैटेगरी आती है सरकारी मार्ग और स्वचालित मार्ग, दोनों ही है इसमें, और यहां पर भी एफडीआई कितना है, अप टू 100% तक है। यानी कि कुछ पार्ट ये क्या कर देते हैं, ऑटोमेटेड कर देते हैं, और बाकी उससे ज्यादा यदि आपको एफडीआई करना है तो सरकार की परमिशन की आवश्यकता पड़ जाएगी। जैसे डिफेंस, यानी
जो रक्षा का क्षेत्र है, यहाँ जो एफडीआई रखा है, ये दोनों ही कैटेगरी में रखा है, दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। 74% तक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाकी उससे ज्यादा करना है तो क्या है, आपको आवश्यकता पड़ जाएगी किसकी, सरकार की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 कैटेगरी हो गई, कौन सी, स्वचालित मार्ग, सरकारी मार्ग और सरकारी मार्ग प्लस स्वचालित मार्ग दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्षेत्र भारत सरकार ने ऐसे रख रखे हैं जहां पर क्या है, एफडीआई नहीं किया जा सकता है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से देखना है। जैसे रियल एस्टेट, लॉटरी, लॉटरी में सरकारी लॉटरी भी हो सकती है, जुआ और सट्टेबाजी, कसिनो, जैसे भारत में गोवा में कुछ एक कसिनो है, चिट फंड कंपनी हो सकती है या कोई भी फंड कंपनी हो सकती है, हस्तांतरणीय विकास अधिकार, यह भी आपका रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, वो है। तंबाकू या तंबाकू के विकल्प के रूप में क्या है, सिगार, सिगरेट, ठीक है ना, तंबाकू हो सकती है, वो गुटखा हो सकता है, सिगार, सिगरेट ये बनाने वाली कंपनीज यहाँ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो 2 सेक्टर हैं ये प्राइवेट के लिए ओपन नहीं है, जैसे परमाणु ऊर्जा और रेलवे, तो यहाँ पर भी एफडीआई नहीं है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैसे हैं, एफडीआई निषिद्ध क्षेत्र हैं, यहाँ पर एफडीआई नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पढ़ा था हमने, ये क्या पढ़ा था, ये था प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई। ठीक, अब बात आती है किसकी, अप्रत्यक्ष निवेश की। ठीक है, यहां मैंने आपको बताया था 2 तरीके के निवेश हैं, एफपीआई यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई की ही एक सब कैटेगरी है, वो क्या है, एफआईआई यानी कि विदेशी संस्थागत निवेश। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए कौन करेगा, ये कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई फर्म हो सकती है, या तो कोई व्यक्ति कर रहा है या फर्म जो विदेश की है वो कर रही है। निवेश कहां करते हैं, वित्तीय उपकरण में। अब बात आती है कि वित्तीय उपकरण क्या होते हैं, क्या क्या है, स्टॉक यानी कि जो शेयर्स होते हैं हम उसकी बात करते हैं, स्टॉक, बॉन्ड्स, ये सब शेयर के ही तरीके हैं, बॉन्ड्स भी एक कैटेगरी होती है शेयर मार्केट में। म्यूचुअल फंड आता है, या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं ये इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, कौन लोग, एफपीआई। तो जब इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में आता है, वो एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। यहाँ आप एफडीआई की तरह नए तरीके की संरचना और ये सब नहीं लगती है। बाहर की कोई कंपनी है और यदि वो स्टॉक में डील कर रही है, यानी विदेश की किसी कंपनी ने, सपोज यूएस की कोई कंपनी है, उसने भारत की किसी कंपनी का शेयर यदि खरीद लिया है तो वो इन्वेस्टमेंट एफपीआई की कैटेगरी में आ जाता है। या तो वो शेयर खरीद लें, या जो भारत में सरकारी प्रतिभूतियां हैं उसमें निवेश कर दें, या म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें, ये एफपीआई कहलाएगा। ये कम समय के लिए एक्टिव होते हैं, कम समय में कैसा देते हैं, ज्यादा रिटर्न देते हैं, और चूंकि कम समय के लिए रहेंगे तो इनकी जो मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी से मतलब कि जैसे कि एफडी हम फॉरेन करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उसकी अलग अलग मेच्योरिटी होती है, 3 महीने भी होती है, 6 महीने भी होती है, 1 साल भी होती है, 2 साल भी होती है, ये मेच्योरिटी कहलाती है। तो इनकी जो मेच्योरिटी होती है किसकी, एफपीआई की, ये कैसी होती है, ज्यादा नहीं होती है, कम होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, एफपीआई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विदेशी संस्थागत निवेश। ठीक है ना, दूसरी कैटेगरी क्या आती है, एफआईआई। अब देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है एफपीआई और एफआईआई में, एफपीआई की ही सब कैटेगरी क्या है, एफआईआई है, ये सब कैटेगरी है इसकी। और ये लोग भी एफपीआई की तरफ निवेश करते हैं, लेकिन बस एक बहुत अंतर है, ये क्या करते हैं, ये स्टॉक में निवेश नहीं करते हैं, स्टॉक के अलावा क्या करेंगे, बाकी सारी चीजों में निवेश करते हैं। पैसा कैसा लगाते हैं ये,
लॉन्ग टर्म के लिए, जबकि वो कैसा लगा रहे थे, शॉर्ट टर्म के लिए। और जो FIIs होते हैं ये क्या होते हैं, मार्केट में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि शेयर मार्केट में जब FII वहां से जब पैसा आता है तो मार्केट काफी बढ़ा हुआ रहता है, और जब वो FIIs पैसा निकाल लेते हैं तो मार्केट एकदम से नीचे गिरने लगता है। तो FPI और FII में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो ये दोनों FPI और FII ये किस टाइप के इन्वेस्टमेंट हैं, ये इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष निवेश के उदाहरण है। चलिए ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा आगे। तो आज का जो ये लेक्चर था, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। इसमें प्री और मेंस दोनों में अलग अलग प्रश्न बनेंगे, लेकिन उन प्रश्नों को आप तभी कर सकते हैं जब आप इसको अच्छे से समझ लें। तो ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से आप समझ जाइए। अभी विदेश व्यापार की जो यूनिट है वो भी समाप्त नहीं हुई है। अगला जो लेक्चर रहेगा हम उसमें इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना मेंस और मेंस के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रीलिम्स भी पढ़ते जाएं। अभी आपके पास समय है जिसमें आप कुछ चीजें मेंस की कवर करके रख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट।